तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में स्टाइकियोमेट्री अर्थात रस समीकरण मीति और उसका परिकलन क्या होता है पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये रस समीकरण मीति या जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्टाइकियोमेट्री कह रहे हैं का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यह जानिए, यह स्टाइकियोमेट्री जो शब्द है इसे दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। एक को कहते हैं स्टाइकियोन और दूसरा होता है मेट्रॉन। तो स्टाइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, जिसे हम लोग तत्व कहते हैं, और इसका मतलब होता है मेट्रॉन का मापना यानी कि तत्वों को मापना। तो इस स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, का परिकलन आता है या उसको ही हम समझने का प्रयास करते हैं इसके स्टाइकियोमेट्री में। अर्थात स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों जो रिएक्शन में भाग लेता है और उत्पादों जो फलस्वरूप प्राप्त होता है के द्रव्यमानों या कभी कभी आयतनों का परिकलन आता है। बहुत सिंपल सा है, चलिए इसको उदाहरण से लेकर समझते हैं। हम मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखते हैं। तो मीथेन यानी कि CH4 जो कि गैस अवस्था में है प्लस 2O2 दहन यानी कि ऑक्सीजन से इसको जलाते हैं, ये भी ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो वो इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। CO2 भी गैस है और ये भी H2O भी गैस यानी कि जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मीथेन का संतुलित समीकरण CH4 जो कि गैस में है, मीथेन ऑक्सीजन से इसे जलाया जा रहा है, वो भी गैस ही अवस्था में होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि H2O प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हमने एक संतुलित समीकरण मीथेन के दहन का लिखा है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 मोल मीथेन जो कि गैसीय अवस्था में है, डाई ऑक्सीजन जो कि ये भी गैसीय अवस्था में है, गैस से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और 2 मोल पानी यानी कि जलवाष्प की देता है। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करनी चाहिए कि ये ग्राम में है तो हमने यहाँ ब्रैकेट में गैस है तो हमने ब्रैकेट में गैस लिख दिया, ये भी गैस है तो ब्रैकेट में गैस लिख दिया, ये भी गैस है तो ब्रैकेट में गैस लिखा है, ये भी वाष्प है यानी गैस है तो हमने गैस लिख दिया है। अब मान लीजिए कि कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग हाई स्कूल में सीखे हैं कि यदि सॉलिड होगा तो उसके नीचे S लगा देंगे, यदि लिक्विड होगा तो उसके नीचे L लिख के हम लोग ब्रैकेट में L लिख देंगे तो लिक्विड होगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आई। हमने एक मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिया, ठीक है, जिसमें 1 मोल मीथेन का डाई ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जलवाष्प का दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टाइकियोमेट्री समझना है। तो अब इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ 2 जो मोल है ऑक्सीजन का और ये 2 मोल जो जलवाष्प का है, ये 2 मोल ही स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाता है। इसे याद रखिए, यानी कि जो इसके पहले अंक आता है उसको हम स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं किसी भी रिएक्शन में। अब यहाँ पे
CH4 के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग 1 कह सकते हैं, तो इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक 1 होगा, इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक 1 होगा, तो हम कहेंगे कि 1 स्टोइकियोमेट्री गुणांक मीथेन है, ये 2 स्टोइकियोमेट्री गुणांक ऑक्सीजन है ना। तो ऐसे हम लोग इसे कह सकते हैं। तो कुल मिला के स्टोइकियोमेट्री गुणांक हमने यहाँ समझा कि जब भी किसी एलिमेंट्स के पहले जो भी अंक लिखा रहेगा उसे हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो मीथेन के दहन का समीकरण है उसको पढ़ने का अलग अलग तरीका है जिसे मैंने बताया। इसे हम लोग हमने यहाँ पे लिख भी दिया, इसे आप आसानी से एक एक पॉइंट को पढ़ के आसानी से समझ भी सकते हो और सीख भी सकते हो। तो चलो एक बार पुनः मैं इसे समझाऊं, ध्यान से देखो। यहाँ पे CH4 जो कि गैसीय अवस्था में है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है वो भी गैसीय अवस्था में है, यहाँ जो पानी बन रहा है वो जलवाष्प के रूप में वो भी गैसीय अवस्था है। पहली बात। अब यहाँ पे यदि ये गैस नहीं होता, सॉलिड होता या लिक्विड होता, तो उसके लिए हम इसी तरह के ब्रैकेट में S शब्द यानी कि सॉलिड के लिए, लिक्विड यानी कि द्रव के लिए L का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ यह समझेंगे कि यहाँ इसके पहले कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है। तो इसके पहले जो भी अंक होंगे उसे हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक बोलेंगे। देख लीजिए 2 है तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक यानी कि 2 से गुणा है, यहाँ पे 2 से गुणा है स्टोइकियोमेट्री गुणांक, और इसका क्या होगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है। अब हम इसे और क्या बोल सकते हैं, यह बोल सकते हैं कि यह जो मीथेन है, मीथेन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और जल वाष्प के 2 अणु देता है। ठीक है। ये बोला जा सकता है। इसे और भी हम बोल सकते हैं मोल के रूप में। यहाँ मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और जल वाष्प का 2 मोल देता है। तो ये मोल के रूप में भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है। और भी NTP पर यदि लीटर में यदि हमें इसे व्यक्त करना होगा तो हम उस तरीके में भी इसे बोल सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए इसे। तो सभी अभिकारक और उत्पाद, बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, ये अभिकारक बार बार आ रहा है और उत्पाद बार बार आ रहा है, इसे थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि प्रथम सबसे पहले अभिकारक की ही चर्चा होती है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ इस अभिक्रिया में मीथेन और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं जिसे रिएक्टेंट कहेंगे, और बाकी जो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। तो ये अभिकारक है और ये क्या है, दोनों उत्पाद है। अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट R से इंडिकेट कर सकते हैं और उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट यानी P से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो अभी हमने बताया कि सभी अभिकारक यानी R और उत्पाद यानी कि P गैस हैं। यहाँ इस रिएक्शन में सबके सब गैसीय अवस्था में दिख रहे हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट में G लिख दिए। ठीक है। फिर ऑक्सीजन और पानी के लिए यह गुणांक 2 दिख रहा है, देखो गुणांक 2 दिख रहा है, 2 पानी और किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इसे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। अब यहाँ पे जो G लिखा है, अभी मैंने समझाया कि यदि ये गैस नहीं होता, सॉलिड होता, लिक्विड होता, तो उसके लिए ब्रैकेट में हम S और L शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम यहाँ देखें कि CH4 व CO2 के लिए स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं तो क्या शब्द हमने बताया, 1 रख देते हैं, वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए।
अब ये गुणांक क्या कर रहा है इसके बारे में जाने। ये गुणांक अभी क्रिया में भाग ले रहे यानी कि रिएक्टेंट या बनने वाले यानी कि प्रोडक्ट अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को व्यक्त करता है कि कितने मोल अणु है, कितनी अणुओं की संख्या है। ठीक है। अब उपरोक्त अभिक्रिया में माने इस अभिक्रिया में CH4 गैस का 1 मोल ऑक्सीजन गैस के 2 मोलों के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस का 1 मोल और पानी यानी जलवाष्प के 2 मोल बनाता है। हम लोग ये कह सकते हैं, या हमने सिखाया कि इस प्रकार भी इसे कह सकते हैं कि CH4 गैस का 1 अणु ऑक्सीजन गैस के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस का 1 अणु और H2O जलवाष्प के 2 अणु देता है, ये भी कहा जा सकता है। या CH4 गैस के 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस के 64 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस के 44 ग्राम व H2O गैस के 36 ग्राम बनाते हैं। अब ये कहां से आ गया तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी ग्राम में मात्रा को यहाँ बताया गया है। मतलब देखो कह रहा है कि CH4 के 16 ग्राम, तो CH4 में कार्बन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 12.011। हाइड्रोजन का कितना होता है तो प्लस 1.008। इसको जोड़ दो, ये 4 भाग में है। ठीक है। तो लगभग यदि हम इसे 1 माने और 4 से गुणा करें तो 4 ये और ये 12, 12 4 कितना हो गया 16, तो ये 16 ग्राम लिख दिया गया है। वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है तो ऑक्सीजन का होता है 16 यानी कि 16 इंटू 2, 16 दुना का 32, 16 दुना का 32 और 32 और गुणे ये भी 2 है तो कितना हो जाएगा 64। तो 64 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लो। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, 16 दुना का 32 और प्लस 12, कितना हो जाएगा भाई तो 32 और 12 44 होगा, 44। तो देखो 44 ग्राम वह पानी के 36 ग्राम बनाते हैं। तो पानी का मतलब यहाँ देख लो H2 है, H2 तो H2 यानी कि 1 इंटू 2 और वो है वो कितना है 16, तो 16 अकेले है। यहाँ 2H2O है ना, तो 2H2O में हमें पता है कि 2 गुणे 1 गुणे 2 और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस 16 है 8 तो 16। अब इतना करेंगे ही यहाँ 2H2O का हमने यहाँ 36 कैसे लिया तो 2 गुणे ये 2 और प्लस 16, तो 16 और 2 17 18 और 18 गुना का 36 ग्राम बनाते हैं पानी के। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक रिएक्शन को इतने तरह से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। तो रस समीकरण नीति में हमने यही समझने का प्रयास किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन हम कैसे करते हैं ये हमें बताता है। ठीक है। पर यानी कि आयतन में यदि लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं तो ध्यान दीजिए, चूंकि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन NTP पर 22.4 लीटर होता है, अतः मोल को लीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो 22.4 लीटर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए गुणा करके इसको इसमें कहते हैं कि इसे कैसे हम बोल सकते हैं। तो देखो मीथेन का 1 मोल है तो हम क्या करेंगे 22.4 लीटर मीथेन गैस 22.4 गुणे 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अब पुनः 1 मोल में है तो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 गुणे 22.4 लीटर पानी यानी कि जल वाष्प देता है। ठीक है।
अब प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने एनटीपी पर भी कैसे हम उसे आयतन के रूप में व्यक्त करें बताया। अब इन समस्त बोलने के तरीके को हम संक्षेप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे संक्षेप में समझे कि कैसे इसे हम लोग लिखेंगे। समीकरण हमें मिल रखा था CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, माने दो अभिकर्मक में एक मीथेन था, दूसरा ऑक्सीजन था। ये मिल करके दोनों प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को देते हैं। ठीक है, चलो जितनी भी बातें हमने लिखा था उसको हम लोग संक्षेप में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ मीथेन का 1 मोल यानी 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जलवाष्प देती है। एक ये तरीका हो सकता है बोलने का, और दूसरे तरीके में हम लोग देख सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन, अभी मैंने पीछे समझाया, 2 गुणे 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 गुणे 18 ग्राम पानी को यानी जलवाष्प को देता है। ये एक तरीका हो सकता है। फिर एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सामान्य ताप दाब पर हमने बताया कि 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 मोल है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 22.4 लीटर मीथेन को 2 गुणे 22.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया तो 22.4 लीटर क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 गुणे 22.4 लीटर हमें जलवाष्प प्राप्त हुआ। अब इसे अवगात्रो संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। तो Na अणु मीथेन का 2Na अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Na अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 गुणे Na अणु किसका दे रहा है, जलवाष्प का दे रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है। जहां Na क्या है, तो Na अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो संख्या है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आप इस समीकरण को भी लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जैसे हमने इसको संक्षेप में ऐसे लिखा वैसे आप इस समीकरण को लिखने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, अब ये समस्त जो भी हम लोगों ने देखा सभी आयतन, मानक ताप और दाब यानी कि एनटीपी या एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हैं। उपरोक्त आंकड़ों को एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखो, द्रव्यमान को मोलों की संख्या में लिख सकते हैं, मोलों की संख्या को अणुओं की संख्या में लिख सकते हैं, या अणुओं की संख्या को हम पुनः मोलों की संख्या में व्यक्त कर सकते हैं और इसे हम लोग द्रव्यमान में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है और उसका परिकलन कैसे होता है वो देखा। रिक्वेस्ट कह सकते हैं करूंगा कि प्यारे बच्चों, यदि इसे और भी बेहतर ढंग से समझना है तो जितना हमने पढ़ाया है अभी तक, आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर एनसीईआरटी का उठाइए और उसमें आए हुए सभी उदाहरण को करने का प्रयास करिए स्वयं, जितना पढ़े हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो आप यह पाओगे कि आप बिल्कुल भी उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले चैप्टर में, आप उसको हल कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप सारे उदाहरण को पढ़िए और उसे करिए जितना मैंने बताया है उसकी सहायता से। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जाने। यहाँ हमने लिख रखा है कि कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक माने अभिकर्मक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है, माने एक कम होता है एक अधिक होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है, जाहिर सी बात है वो कुछ देर बाद जाके समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अतः जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। ठीक है, इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मक
कहते हैं। तो इसको हम उदाहरणों में देखेंगे।